अब हम आगे बढ़ते हैं, जो करवाना लग रहा है उसकी बात करते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसके कुछ एग्जांपल करवाता हूं मैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल करवाता हूं, ध्यान देना अभी। कल वाले लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा मान लो एक बॉडी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। मान लो बॉडी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और v उसकी कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है v। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, सेंटर को ओ बोल रहा हूं। एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड मैं एग्जांपल करवा रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में रोटेट करेगी, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में रोटेट करेगी। लेट इनिशियली वो ए पॉइंट पर है, इनिशियली वो ए पॉइंट पर है। मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा इसी सर्कल के। तो वो ए से सी चली जाती है। मान लो इनिशियली ए पर थी, फिर वो ए से सी चली गई। क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। बॉडी इनिशियली ए पर थी, कुछ टाइम के बाद सी पर चली गई, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी का चेंज पूछा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो उसने पूछा भाई व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू सी व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा। देखो जब भी कोई बॉडी सर्कल में चलेगी ना, एक तो पॉइंट ये ध्यान दो, जब भी कोई बॉडी सर्कल में चलेगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होती है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करेगी, जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करेगी तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। ये पॉइंट याद कर लेना। जिस भी पॉइंट पर बॉडी है वहां एक टेंजेंट बना दो, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है सर्कल में। तो ए पॉइंट पर यह वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सी पॉइंट पर यह वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ए पॉइंट पर यह वेलोसिटी है, सी पॉइंट पर यह वेलोसिटी है। दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसने ऐसा दे रखा है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसने बोला भी ए से बी गई बॉडी, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई देखो ए से सी, तो ये एंगल 90 डिग्री है। मैंने दो परपेंडिकुलर डायमीटर बना रखे हैं इसके, दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी फाइनल वेलोसिटी। ये मेरी इनिशियल, ये फाइनल। तो ये तो मैंने इवेंट समझाया भी, ऐसा हुआ। अब मेरा तो कुछ काम है क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो मैं इनको दो वेक्टर के तौर पे बना लेता हूं। मैं इन दोनों को, ये मेरा इनिशियल वेक्टर, ये मेरा फाइनल वेक्टर। तो इनिशियल वेक्टर मैं यूं बना लेता हूं, ये फाइनल वेक्टर ये है, इसको यूं बना लेता हूं क्योंकि इसने ए से सी बोला, तो ए पॉइंट इनिशियल, सी पॉइंट फाइनल, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इसने पूछा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल में से, ये फाइनल है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा तो इसका नेगेटिव दूंगा, इसका नेगेटिव यहां आएगा माइनस वी, इसका नेगेटिव। अब ये जो मेरे पास आए v और माइनस वी, इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, वो यहां आएगा, वो रिजल्टेंट यहां आएगा। एंगल 90 डिग्री का केस बन गया, तो डेल्टा v अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2vv cos 90। तो यहां से डेल्टा v की वैल्यू आ गई √2v, डेल्टा v की वैल्यू √2v आ गई। तो ये आपका आंसर आना चाहिए √2v। इनिशियल वेलोसिटी ए वाली, फाइनल वेलोसिटी सी वाली। तो ए वाली वेलोसिटी का नेगेटिव ले लो, ए वाली वेलोसिटी का नेगेटिव ले लो, वहां से चेंज इन वेलोसिटी आपका आ जाएगा। ये डायरेक्शन होगी, ये इधर कहीं डायरेक्शन बनेगी यूं। अगर मैं इसको इस सर्कल में दिखाऊं तो वो डायरेक्शन इसके पैरेलल, जैसे ना इसके पैरेलल सर्कल में दिखाऊं तो मैं उसको बोलूंगा यहां कहीं डायरेक्शन है, वो यूं यूं। सर्कल में दिखाने की जरूरत नहीं, बस बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो ए से सी जाने पर। ये था फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, ये क्वेश्चन था। इसी एग्जांपल में फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी।
बॉडी ए से बी जाती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखा रखा है मैंने, तो ये वेलोसिटी इनिशियल होगी, फाइनल यूं होगी। ये देखो इनिशियल ये है, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं ए से बी के लिए, ए से बी के लिए इनिशियल ये है, फाइनल ये, तो एंगल 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री हो गया तो डेल्टा वी, वी प्लस वी 2v के बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री पे कल एग्जांपल भी करवाया था मैंने, वही वाला केस बन गया। ठीक, तो ए से सी, एक बार ए से बी, ए से बी पे एंगल 180 डिग्री है, ए से सी एंगल 90 डिग्री था। फिर बात करते हैं अगला, फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए, देखो यहां से चल के वापिस यहीं आ जाए ए टू ए, तो बेटा ये देखो ए टू ए, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं ए टू ए, तो ए टू ए में यहां से गई वापिस यहीं आ गई, तो देखो ना तो डायरेक्शन चेंज हुई ए टू ए में, ए टू ए में ना तो डायरेक्शन चेंज हुई और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो ए टू ए डेल्टा वी इज 0, ए टू ए डेल्टा वी इज 0। ए टू ए देख बेटा, ए टू ए में ये है ना, बॉडी ए से चली घूम फिर के वापिस ए पर आ गई, ए से चली घूम फिर के वापिस ए पर आ गई, तो यहां डायरेक्शन देखो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन और सेम वैल्यू है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज, ना डायरेक्शन बदल रही और ना ही ए टू ए देख लो दोबारा, ए टू ए आने पर ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही और ना ही मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो हमने ले रखा था पहले ही सेम इस क्वेश्चन में, तो ए टू ए में डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ए टू ए में। बॉडी ये दोनों वेलोसिटी देखो सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू है, इसलिए कोई चेंज नहीं है ए टू ए। बेसिकली अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मैंने कुछ एग्जांपल करवा दिए हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे ना दोबारा, इसे काइनेमेटिक्स में जाके मैकेनिक्स जब स्टार्ट करेंगे, तो वहां ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोबारा मैं बार बार यूज करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये पूरा चक्कर काट के हैं, पूरा चक्कर पूरा कर ले और दोबारा सी पर आ जाए, तो अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ गया, इनिशियल वेलोसिटी ये, सी की ये, वही पहले वाला केस बन गया, सबसे पहले वाला, चाहे 10 चक्कर काट के सी पे आ जाए, चाहे 5 चक्कर काट के आ जाए, चाहे 1 चक्कर काट के आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब इनिशियल और फाइनल, फाइनल चाहे वो कौन सी भी हो, चाहे उसने सीधी ए से सी गई थी या वो 10 चक्कर काट के सी पे पहुंची, उसकी बात है, मतलब तो वही है ना। कॉन्सेप्ट समझो ना, क्वेश्चन क्यों रटते हो, कॉन्सेप्ट को समझो कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसी सर्कल का एग्जांपल ले लो क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे आपसे, सर्कल का एग्जांपल ले लेता हूं इसी का। एक बच्चा कह रहा है सिर्फ एक एग्जांपल और ले लो, उसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। बेटा मान लो बॉडी इनिशियली थी ए पॉइंट पर, इनिशियली बॉडी ए पॉइंट पर थी, स्पीड कांस्टेंट है, वो आ गई डी पॉइंट पर, ए टू डी, ए टू डी, तो ए टू डी इनिशियल वेलोसिटी इधर, फाइनल वेलोसिटी इधर, इनके बीच में मुझे तो 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। इनिशियल मैं इसको समझाने के लिए बढ़ाऊं, ये इनिशियल होगी, ये इनिशियल, फाइनल ये होगी, ये वाली मैंने यहां बढ़ा दी, ये वाली मैंने यहां बढ़ा दी, ये इनिशियल है, इसका नेगेटिव ले लूं माइनस वी, इनका रिजल्टेंट निकाल दूं, ये डेल्टा वी, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इसमें भी सेम आएगा, केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ा, ये आंसर आ गया। इस तरह कितने भी एग्जांपल बना लो। इसके बाद देखो नया टॉपिक किसी में वेक्टर्स में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब बेटा रिजोल्यूशन को पहले तो अब कर लीजिए ना 5-7 मिनट, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, 5-7 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना, तब ये टॉपिक्स का बेस आपको पता चलेगा, फिर हम इस पर काम कर पाएंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन भी, रिजोल्यूशन कहते किसे हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आते हैं। बेटा देखो
अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, वो वेक्टर एडिशन का ही काम था बेसिकली, चाहे वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, बेसिकली वो एडिशन के अंदर ही पढ़ते हैं हम। तो जो अभी तक पढ़ रहे थे इससे पहले आप, वो था वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब कई बार बोलते हैं वेक्टर कंपोजिशन, इससे पहले वाले में एडिशन को कई बार कंपोजिशन कहते थे। कंपोजिशन का मतलब क्या था? देखो, अगर आप देखो तो अभी तक जो आप काम कर रहे थे पिछले 2-3 दिन, तो उसमें हमने किया क्या है? हमने क्या किया कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखा। दो या दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला, मतलब कि जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर इफेक्ट डालते थे ना, वही इफेक्ट जो अकेला वेक्टर निकालता था उसको रिजल्टेंट कहते थे, और वही रिजल्टेंट हम बार बार निकालने लग रहे थे, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट था चाहे वो एडिशन का रिजल्टेंट था। इसको कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को मिला के एक वेक्टर निकाल रहे थे अभी तक जो कर रहे थे हम। लेकिन ये जो वेक्टर रिजोल्यूशन है ना, ये उसका उल्टा प्रोसेस है पहले वाले का, रिजल्टेंट निकालने वाले का। रिजल्टेंट में क्या करते थे हम, दो या दो से ज्यादा वेक्टर दिए होते थे, उनका एक रिजल्टेंट निकाल देते थे। वो अकेला वेक्टर ऐसा होता था कि पहले वाले सबके बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करता था। अब हम ये कह रहे हैं कि उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे हम। तो उसका उल्टा प्रोसेस क्या है? ये इसमें क्या करेंगे, हमारे को एक वेक्टर दिया होगा, हमें एक वेक्टर दिया होगा, और उस एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में ब्रेकअप करेंगे, हम तोड़ेंगे। सिंगल वेक्टर गिवन होगा, उसको दो या दो से ज्यादा वेक्टर में ब्रेकअप करके कई सारे वेक्टर बना सकते हैं हम। और वो जो नए वेक्टर तोड़कर बनाओगे, वो सारे मिलकर पहले वाले उस सिंगल वेक्टर के बराबर इफेक्ट डाल देंगे। तो पहले अभी तक क्या था कि एक कई दे रखे थे, एक निकाला था। अब क्या होगा, एक दे रखा होगा, उसको तोड़ के कई बनावांगे। तो एक वेक्टर को स्प्लिट करके कई सारे वेक्टर बनाना, और वो ऐसे वेक्टर बनाना जो सारे मिलकर उस सिंगल के बराबर इफेक्ट डाल रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम रिजोल्यूशन है। उस प्रोसेस का नाम रिजोल्यूशन है। अब अगर कोई पूछे डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन मीनिंग समझ लो पहले। तो मीनिंग क्या है कि सिंगल वेक्टर गिवन होगा, उस सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करना है कई सारे वेक्टर्स में, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी दो वेक्टर में तोड़ांगे, कभी 3 में तोड़ांगे, कभी 10 में भी तोड़ना पड़ सकता है। इस तरह के इनफाइनाइट वेक्टर बनाए जा सकते हैं तोड़ के उसके, और वो सारे वेक्टर जितने भी आप बनाओगे वो सारे मिलकर उस सिंगल के बराबर इफेक्ट डालते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो नए वेक्टर तोड़कर हम बनावांगे ना, जो नए वेक्टर तोड़कर हम बनावांगे, जो सारे मिलकर पहले वाले के बराबर इफेक्ट डालेंगे, वो नए वेक्टर कहलाते हैं कंपोनेंट्स। वो क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। उनको नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स। तो जो एक सिंगल वेक्टर को तोड़कर नए वेक्टर बनते हैं, उन सब वेक्टर्स को कंपोनेंट्स कहते हैं। दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो मतलब बिल्कुल तोड़ने वाले प्रोसेस को हम ये कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना तो हम कहते हैं भी एक वेक्टर के कंपोनेंट निकालो। इसको यूं बोलेंगे आगे चलकर हम, जैसे नॉर्मल रूटीन में जब बात करांगे ना, तो ये वेक्टर है, फाइंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब उसका रिजोल्यूशन कर दो। रिजोल्यूशन का मतलब उसको तोड़कर नए वेक्टर बना लो। तो कंपोनेंट्स में तोड़ने होते हैं हमें। तो कंपोनेंट्स का मतलब जो नए वेक्टर बनाए उनका नाम होता है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, बट कभी बनाते नहीं है। लेकिन कोई पूछ ले कितने कंपोनेंट बना सकते हो जी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इनफाइनाइट भी हो सकते हैं एक वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो नॉर्मली कंपोनेंट हम इनफाइनाइट बनाते नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल वैसे ले रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर दे दिया ए, आर ले लूं, आर से याद रह जाएगा आपको, क्योंकि पहले आपने आर वगैरह के टर्म्स में पढ़े। मान लो एक वेक्टर आर दे दिया आपको, आपको बोलेगा भाई इसके कंपोनेंट बनाओ आर के। बेटा सीधा देखो, इसने बोला भी आर वेक्टर से कंपोनेंट बनाओ, तो हम ऐसे कंपोनेंट नहीं बना सकते। हमें क्या करेगा, कुछ और इंफॉर्मेशन देगा ये साथ में। जैसे इसने बोला भी आर वेक्टर से कंपोनेंट बनाने हैं, तो कंपोनेंट बनाने के लिए पहले ये बताएगा हमें कि किस डायरेक्शन में बनाने हैं। कोई ना कोई डायरेक्शन बताई जाएगी, या तो हमारे क्वेश्चन में लिखी होगी या हमें दी होगी ये चीज। मैं अभी छोटा सा जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसलिए मैंने कहा कि 5-10 मिनट ध्यान से सुनते जाओ, फिर सारे दिमाग के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके, अपने आप समझ में आ जाएगी हाँ जी ये हो गया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे इसने बोला भी एक आर वेक्टर से कंपोनेंट बनाओ, तो मैं कह रहा हूं ऐसे हम कंपोनेंट नहीं बना सकते, इसको कुछ और बताना है हमारे को। वो क्या बताएगा, जैसे ये कहता है कि आर वेक्टर है, ये कहता है इसका एक कंपोनेंट निकालो एक ही डायरेक्शन में। इसने बताया हमारे को कि एक वेक्टर है आर, इसका एक कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में निकालो, और कोई दूसरा वेक्टर दे दिया बी, एक कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालो। ये बात, ये बना क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसने दो डायरेक्शन बता देगी, आर का एक कंपोनेंट ए वाली डायरेक्शन में चाहिए, आर का एक कंपोनेंट बी वाली डायरेक्शन में चाहिए। तो अब मैं निकाल दूंगा कैसे, उसका तरीका क्या है।
क्योंकि इसने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी कि इसका एक कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में चाहिए, इसका एक कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में चाहिए। तो अब आसान सा काम है। अब क्या करें, आप इस आर वेक्टर को बनाएं। ये आर वेक्टर बनाया मैंने, मान लो मैंने बनाया ओ क्यू के द्वारा, ओ क्यू के द्वारा आर बना लिया। आर बनाने का मतलब आर के इक्वल एंड पैरेलल बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बना दोगे आप। तो ये आर वेक्टर बनाया, मुझे इसका कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, आर की टेल से ना, आर की टेल से एक लाइन ड्रा करता हूं ए के पैरेलल। आर की टेल से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देता हूं। फिर बी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रा कर देता हूं जो इस क्यू पॉइंट पर कट कर दे, बी के पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन, यूं बना देता हूं, यूं बना दी। अब आर का कंपोनेंट निकालना था ए की डायरेक्शन में, तो एक लाइन तो मैंने ए के पैरेलल ड्रा कर दी, एक कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में चाहिए था तो एक लाइन बी के पैरेलल ड्रा कर दी। ये लाइन एक तो इसकी टेल पे मिलनी चाहिए और एक हेड पे मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। अब ये लाइन मान लो यहां कट कर गई, लेट ये पॉइंट है पी, पी पॉइंट पे लाइन कट कर गई। तो पी पॉइंट पे ये लाइन कट कर गई, तो एक वेक्टर बना दो ओ से लेके पी तक, ओ से पी तक एक वेक्टर बना दो, और एक वेक्टर बना दो पी से क्यू तक, मतलब हेड तक। एक वेक्टर यहां बना दो, एक वेक्टर ओ से पी बना दो, एक वेक्टर पी से क्यू बना दो। तो ये जो दो वेक्टर बनाए आपने ओ से पी और पी से क्यू, ये ओ से पी और पी से क्यू, ये दो वेक्टर बनाए, ये दोनों वेक्टर आर के कंपोनेंट है। ओपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, दिस ओपी एंड पी क्यू, दीज आर कंपोनेंट ऑफ आर। क्योंकि देखो जो इफेक्ट अकेला आर प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो इफेक्ट अकेला आर प्रोड्यूस कर रहा है, वही इफेक्ट ओपी और पी क्यू मिलकर कर रहे हैं। देखो ओपी और पी क्यू मिलकर भी क्यू पे चले गए, अकेला आर भी क्यू पे गया था। तो जो इस अकेले ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया, वही इफेक्ट ओपी ने और पी क्यू ने प्रोड्यूस किया। इन दोनों ने मिलकर वही काम किया जो आर ने कर रखा है। डायग्राम में मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ओपी वेक्टर है और पी क्यू वेक्टर, दीज आर कंपोनेंट ऑफ आर। ओपी एंड पी क्यू आर कंपोनेंट ऑफ आर। तो मैं इसको लिख सकता था कि आर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। मैं आर को ओपी प्लस पी क्यू लिख सकता था। बिल्कुल सही, बच्चे ने लिख भी रखा है पहले। तो एक वेक्टर ओ से पी बना दिया मैंने, एक पी से क्यू बना दिया, एक पैरेलल टू ए हो गया, एक पैरेलल टू बी हो गया। तो एक कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में आ गया, एक कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरीके से आसान सा एग्जांपल मैंने लिया जस्ट बताने के लिए भी क्या होता है रिजोल्यूशन। केवल हमेशा यही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, बहुत सारे एग्जांपल आप पढ़ोगे अभी धीरे धीरे करके, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे समझते जाओगे। भी तक बेसिक सा आइडिया दे दिया अभी कंपोनेंट या रिजोल्व करने का मतलब क्या है। कोई एक वेक्टर था आर, उसका एक कंपोनेंट ए के पैरेलल, एक कंपोनेंट बी के पैरेलल, इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। और इस तरीके से इनफाइनाइट भी हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं ये कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, आप कह सकते हैं जी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे कर लेना, बाकी पड़ेगी नहीं आपको। ज्यादा से ज्यादा दो मैक्सिमम, तो मतलब 90% तो दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ केसेस में तीन की पड़ेगी। वो तीन वाले वो चीज हम डिस्कस करांगे क्वेश्चन के तौर पर। चलो ये तो है भाई रिजोल्यूशन का मतलब क्या है। अब रिजोल्यूशन मतलब होगा तोड़ना है, एक सिंगल वेक्टर को तोड़ना है। बेसिकली एडिशन से उल्टा काम हो गया, एडिशन से या कंपोजिशन से उल्टा काम हो गया। लिख लो डेफिनेशन, लिख लो। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर। लिख लो भाई डेफिनेशन। कोई बच्चा पूछ रहा डेफिनेशन क्या होगी जी, अब इतनी कॉमन सेंस तो खुद होनी चाहिए, बट अपने वर्ड्स में लिखा करो चीजों को। फिजिक्स में ना रट्टा नहीं चलता, समझ अंडरस्टैंडिंग चलती है। लिख लो फिर भी, कोई बात नहीं, लिखवा देता हूं। लिख लो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर, the process of splitting of a single vector। रिजोल्यूशन की डेफिनेशन लिख लो। the process of splitting of a single vector into two or more vectors which all together produces the same effect, as was produced by the single vector, is called resolution of vector। the process of, दोबारा सुन लो, the process of splitting of a single vector into two or more vectors such that all these vectors produces the same effect all together जरूर लिखना, all together these vector produces the same effect as was produced by the single vector, is called resolution of vectors,
एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ना, जो सारे के मिलके इकट्ठे मिलके वही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जो सिंगल वेक्टर ने प्रोड्यूस किया था, उस प्रोसेस को रिजोल्यूशन कहते हैं। और वो जो नए वेक्टर बनाए तोड़ने के बाद उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक, अब एक हेडिंग डालो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोजिशन या एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है रिजोल्यूशन। अब लिखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेटा देखो, किसी भी वेक्टर के नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं इनफाइनाइट, मैंने बोला इनफाइनाइट कंपोनेंट। लेकिन देखो नॉर्मली हमें जो जिन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फिर आपसे पूछेंगे भाई रेक्टेंगुलर क्या कौन से हो गए। तो बेटा आप ये कह सकते हैं, लिख लो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख लो, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर which are perpendicular to each other, the components of the vector which are perpendicular to each other are called rectangular components। किसी भी वेक्टर के वो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स तो मैंने कहा ना इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो जो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना उनको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए, अगर वो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनको मैं रेक्टेंगुलर कह दूंगा। तो रेक्टेंगुलर उन कंपोनेंट्स को बोला जाता है जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और किसी भी वेक्टर के तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं, ध्यान रखना। नॉर्मल कंपोनेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर केवल तीन हो सकते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल लेकर समझाऊंगा आपको, पहले दो की बात करेंगे फिर हम तीन पर जाएंगे। तो पहले तो मीनिंग, जो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो दोज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने कहा भी या तो दो, मैक्सिमम तो दो की जरूरत पड़ेगी, कुछ जगह तीन की पड़ेगी। तो पहले आप लिख लो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन प्लेन। अगला हेडिंग, ये तो डेफिनेशन बता दी मैंने, रेक्टेंगुलर वो हो जो आपस में परपेंडिकुलर हो। इसके बाद इसका अगला टॉपिक डाल दो नाम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टू डायमेंशन, ऐसे भी लिख सकते थे आप। तो अगला हेडिंग होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन प्लेन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टू डायमेंशन। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन प्लेन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टू डायमेंशन मैं बनाना सिखाऊंगा, और मैक्सिमम मैंने कहा ना 90 या 95% इन्हीं की जरूरत पड़ेगी जो मैं अब बताऊंगा। कंपोनेंट्स के बारे में जो अब मैं अगले 5 मिनट बताऊं ना वो ध्यान से सुन लेना, हर जगह वही जरूरत पड़ेगी आपको अब जो अगले 5 मिनट का काम है। तो बेटा देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन प्लेन बनाने के लिए पहले मैं कोई प्लेन ले लेता हूं, और मैं एग्जांपल के तौर पर एक्स वाई प्लेन ले लेता हूं। मैं एक्स वाई प्लेन ले लेता हूं, कोई भी प्लेन ले सकते हो, नॉर्मली हम एक्स वाई के हिसाब से समझा देते हैं। तो ये मैक्सिमम तीन हो सकते हैं या दो, दो तो हो ही सकते हैं। फिर जब मैक्सिमम तीन का मतलब क्या होता है, तो कम दो तो पॉसिबल है, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है क्या। अब जैसे मान लो मेरे को एक वेक्टर दिया ए, नाम पे बन जाना कि अब की बार ए क्यों लिख दिया जी, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, आपकी बात है। मान लीजिए मेरे को एक वेक्टर दिया ए, इसने बोला भाई इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो, तो मैं इसके एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट निकालूंगा। प्लेन कोई भी हो सकती है रिक्वायरमेंट के तौर पर, अभी थ्योरी पढ़ रहे हो तो मैंने एक्स वाई का एग्जांपल ले लिया। तो एक वेक्टर ए था, इसके मुझे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने थे। ये मान लो ओरिजिन है, तो मैं इसका एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में निकालूंगा, इसका एक कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में निकालूंगा। एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में निकल जाए, एक वाई की डायरेक्शन में निकल जाए, तो एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो वाई वाले के परपेंडिकुलर होगा। फिर तो मेरा काम है इसका एक कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में निकालना, एक वाई की डायरेक्शन में, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर होंगे। तो आसान सा तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। जैसे इस वेक्टर का नाम रख लेता हूं मैं ओ क्यू। आप ऐसा करो, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो एक्स के ऊपर, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो एक्स के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर डालो वाई के ऊपर। क्यू से एक परपेंडिकुलर एक्स पे डाला, एक परपेंडिकुलर वाई पे डाला। मान लो ये परपेंडिकुलर पी पॉइंट पे मिला,
मान लो ये परपेंडिकुलर एस पे मिला, तो एक वेक्टर हो गया ओ से पी, ये हो गया, और एक वेक्टर हो गया ओ से एस, ये हो गया। एक ओ से पी हो गया, एक ओ से एस हो गया। तो ये ओ से पी और ओ से एस, जो ये दो वेक्टर दिख रहे हैं आपको, ये दो वेक्टर ओ से पी और ओ से एस, ये हो गए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए के। ये ओपी और ओएस, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए के। अब ये, क्योंकि दोनों देखो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ओपी और ओएस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर है, इनको मैं रेक्टेंगुलर कह सकता हूं। इनके नाम रख देते हैं कुछ भी, आपकी मर्जी से कुछ भी नाम लिख सकते हो आप इनका। मैं ओपी का नाम रख देता हूं ए एक्स, ओपी का नाम मैं ए एक्स रख देता हूं। ओ एस का नाम मैं ए वाई लिख देता हूं, ए वाई। ये ओपी एक्स की डायरेक्शन में है तो इसका नाम ए एक्स रख दिया, ये ओपी एक्स की डायरेक्शन में तो इसका नाम मैंने बोला ए एक्स, ओएस वाई की डायरेक्शन में तो इसका नाम रख दिया ए वाई। तो ए एक्स होगा एक्स की डायरेक्शन में, एक्स तो केवल ये बताने के लिए कि एक्स की डायरेक्शन में, वाई ये बताने के लिए कि वाई की डायरेक्शन में, तो एक ए एक्स कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट का नाम ए वाई हो गया। तो इसका मतलब दोनों आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस तरीके से बन गए आपके। तो मैं ये लिख सकता था कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, ए एक्स का और ए वाई का। ए जो है ए और ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट हो गया। अब ये जो अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो एक बार, ये जैसे मैंने कंपोनेंट बना दिए ए एक्स ए वाई, मैं इनको यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखना चाहता हूं, मैं इनको यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखना चाहता हूं। आपको पता है इधर यूनिट वेक्टर कौन सा होता था, आपको ध्यान हो, इधर यूनिट वेक्टर होता था आई कैप, और वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता था जे कैप। याद करो, मैंने पहले बता रखा है यूनिट वेक्टर, जब शुरू में डेफिनेशन आई थी तो यूनिट वेक्टर की वैल्यूज बताई थी मैंने। इधर आएगा आई कैप, इधर आएगा जे कैप। तो ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर, ए एक्स मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप लिख सकते हो, ए वाई मैग्नीट्यूड इंटू ए जे लिख सकते हो, और वहां से ए वेक्टर बन जाएगा फिर अपना ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये आई जे के कैप की फॉर्म में, आई जे की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। हाँ, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ये जिस बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नए आए हों, उनको यूनिट वेक्टर वगैरह ना पता हो, तो भाई वो पिछले लेक्चर देख लेना, आप पिछले लेक्चर देख लेना, इसमें कोर्स लिस्ट में मिलेंगे वो जाकर फिजिक्स में। तो ये आपके पास कंपोनेंट आ गए ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। अब इसमें देखो, ये ए एक्स क्या है, ये ए एक्स है एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये ए एक्स एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ये ए वाई वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। कई बार आपको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो मैग्नीट्यूड भी निकालने पड़ सकते हैं आपको। आसान सा, बिल्कुल बिल्कुल आसान चीजें। देखो, मुझे ए एक्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, मान लो ए एक्स का मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। इससे आप एक बार कोस थीटा की वैल्यू निकालो, कोस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से। ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा होगी। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होगी ए कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू। ऐसी वाई कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहीं से वाई कंपोनेंट की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। इसी ट्रायंगल से साइन थीटा निकालो आप, इसी ट्रायंगल से साइन थीटा, ट्रायंगल ओ पी क्यू से साइन थीटा निकालो। देखो इसमें ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, क्योंकि पैरेलल इक्वल है भाई। ये अगर ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा। ध्यान से सुनते रहना भाई, छोटी छोटी चीजें काम की बताएंगे फिर। इसी ट्रायंगल से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा भाई, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर होगा ए वाई, हाइपोटेन्यूज होगा ए, तो ए वाई की वैल्यू होगी ए साइन थीटा। ये ए वाई की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये आ गया अपने पास। एक में साइन आएगा, एक में कोस आएगा। बच्चे बिल्कुल मेरे से पहले लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज देखो आप, ये बताओ ए वाई क्या है, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड,
ए वाई वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ए एक्स एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। ये ए क्या है, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए ये ए एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वाई वाई वेक्टर का वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ए एक्स एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। एक बार आप ऐसा करो, इन दोनों को ना स्क्वायर करके ऐड करो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, मतलब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर की वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके मुझे वैल्यू बता दो, इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, बताओ क्या आएगी वैल्यू। मेरे हिसाब से तो आएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप लिख सकते थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये देखो, मैंने ध्यान होता ना, जब मैंने ना जब कंपोनेंट सिखाए थे आपको थोड़ी, मतलब जब मैं वेक्टर एडिशन करवा रहा था तो मैंने रिजल्टेंट को निकालना सिखाया था, रिजल्टेंट स्क्वायर करके ऐसे निकाल सकते हो, वो यहां से आता है, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने यूज किया था, कहीं याद हो तो आप लोगों को, तो वो यहां से आता था, इस आर्टिकल से आता है वो। अब इसमें अपने काम की बात सुनो एक बार, जैसे ये मैंने करवाया, इसमें काम की बात क्या है देखो, जो हमें बार बार यूज करनी है, एक बार वो पॉइंट सुनो आप, एक बार वो पॉइंट सुनो मेरा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा यूज यही होना है, डेरिवेशन तो क्लास के पेपर के लिए, लेकिन जो यूज करना वो सुनो एक बार क्या है। यूज ये करना, जैसे आपको कोई भी वेक्टर दे दे, सुनते जाना एक बार, मान लो बी वेक्टर दे दे, बी वेक्टर दे दे, जो यूज करना है मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि आगे क्या करना होता है आपको वेक्टर इसका रिजोल्यूशन का। जैसे मान लो मेरे को बी वेक्टर दे दिया और इसका एंगल आ गया थीटा, थीटा वो एक्स के साथ भी दे सके, थीटा वाई के साथ भी, दोनों एग्जांपल लूंगा मैं, पहले सुन लो मेरी बात को, पहले इसको देखो आप, जैसे इस वेक्टर ने एक्स के साथ थीटा एंगल बनाया था, इस वेक्टर ने एक्स के साथ थीटा एंगल बनाया था, तो एक्स कंपोनेंट में कोस आया, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बनाया था, तो एक्स के साथ आया कोस, वाई के साथ आया साइन। ये पॉइंट याद कर लो कि वेक्टर का जिस लाइन के साथ एंगल बनाओगे ना, वेक्टर का जिस लाइन के साथ एंगल बनाओगे ना, वेक्टर का जिस लाइन के साथ एंगल बनाओगे उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे तो कोस आएगा, उसके परपेंडिकुलर निकालोगे तो साइन आएगा। ये छोटा सा पॉइंट याद कर दो, प्रूव तो यहां से हुआ है लेकिन याद रख लेंगे तो काम यही आना अपना। जैसे अब किसी ने बोला भाई ये बी वेक्टर है, इसका एंगल एक्स के साथ थीटा है, ये मैं कहेगा भाई इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताओ, सीधा बोलेगा भाई एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताओ, तो सीधा मैं कहूंगा ये आएगा बी कॉस थीटा और ये आएगा जी बी साइन थीटा, यूं बढ़ा दूंगा मैं उठाकर, मैं कहूंगा इसको रिजोल्व करूंगा तो इधर बी कॉस थीटा आएगा, इधर रिजोल्व करूंगा तो बी साइन थीटा आएगा। मैं इसको यूं यूज करूंगा आगे चल के, मैं क्या तुम्हें भी ऐसे यूज करना है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो मान लो ये एक्स है ये वाई है, मान लो कोई सी वेक्टर है मेरे पास, इसका ये एंगल थीटा है, सी वेक्टर का ये वाई के साथ एंगल थीटा है, इसने बोला जी इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट, तो इसने वाई के साथ थीटा एंगल दिखा रखा है, तो इधर लिख दूंगा सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा, और इधर लिख दूंगा सी साइन थीटा। वेक्टर का जिस भी लाइन के साथ एंगल दिखा रखे हो ना उसमें कोस आएगा, वेक्टर का जिस भी लाइन के साथ एंगल दिखा रखा है उसकी तरफ कोस कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आएगा। ये चीज बार बार यूं लिखनी है, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखे ना लास्ट के, ये चीज बनानी आनी चाहिए आपको। ये जो डेरिवेशन है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको बनाना आएगा कि नहीं आएगा, जो लास्ट के दो एग्जांपल हैं बस, और कुछ नहीं। जिसके साथ भी एंगल दिखाओगे ना जिस भी लाइन के साथ, उसकी तरफ कोस, उसके परपेंडिकुलर साइन, ये चीज देख लो बस। हाँ हाँ बिल्कुल सही आकाश नेहरा, ये चीज अगर तुम्हें ध्यान रहती है तो कुछ नहीं इसके अलावा। मैं इसमें मोटा मोटा दोबारा बता देता हूं, क्या किया है, क्या दे रखा था, क्या हमें करना था। मेरे को इसने कहा था भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन निकालो, ठीक, मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन बनाई, एक वेक्टर बनाया, क्योंकि थ्योरेटिकल आर्टिकल तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया, क्वेश्चन में तो आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैं अभी इसको एग्जांपल लूंगा उससे क्लियर होंगी बातें। तो इसमें क्या था कि मैंने एक्स वाई प्लेन बनाई, एक वेक्टर दिखाया, एंगल बना दिया उसका एक्स के साथ, एंगल एक्स के साथ बनाना कोई जरूरी नहीं, वाई के साथ भी बना कर सकते, आपकी मर्जी थी वो, मैंने तो लेट करना था, तो मैंने एक्स के साथ थीटा एंगल बनाया। फिर मैंने क्या इसकी हेड से एक परपेंडिकुलर एक्स पे डाल दिया, एक परपेंडिकुलर वाई पे डाल दिया, यहां तक वेक्टर बना दिया, यहां तक वेक्टर बना दिया, इसको एक्स कंपोनेंट बोल दिया, इसको वाई कंपोनेंट बोल दिया। ये एक्स की डायरेक्शन में है तो एक्स कंपोनेंट बोल दिया, वाई की डायरेक्शन में तो वाई कंपोनेंट बोल दिया। इसके नाम के नीचे पैर में एक्स लिख दिया, इसके नाम के नीचे पैर में वाई लिख दिया, ताकि पता चल जाए कि एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में है।
ठीक, तो फिर मैंने बोला भी ओपी का नाम एक्स मैंने लिख दिए थे। अब ये ए इन दोनों का रिजल्टेंट था, तो ए को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ए को इस फॉर्म में लिख सकूं पैरेललोग्राम लॉ से। भाई एक वेक्टर ये दो वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ से, तो ए की वैल्यू लिख दी मैंने ए एक्स प्लस ए वाई। फिर मैंने ये कहा कि भाई आपने यूनिट वेक्टर में पढ़ा हुआ था, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट की यूनिट वेक्टर में लिखो तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो एक्स की डायरेक्शन में आई कैप है, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है। ये सब चीजें पहले हो चुकी हैं, तो उसकी फॉर्म में मैंने उठा के ये लिख दिया। फिर मैंने कहा भाई कई जगह आपको ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने ट्रायंगल ली, एक बार cos थीटा निकाला तो ए एक्स आ गया, इसी ट्रायंगल से sin थीटा निकाला तो ए वाई आ गया। तो ये दो मेरे पास कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड आ गए। फिर मैंने इनको स्क्वायर करके ऐड किया तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक, ये सब चीजें इसमें मैंने बताई। अब जो मैंने लास्ट में ये बताया भी आपको इसका यूज क्या करना है, ये काम कहां आएगा। काम यहां यूं आएगा भी आपको कई सारे वेक्टर दिए होंगे, उसके एंगल बनाए होंगे, आपको बोलेगा कंपोनेंट निकाल के दिखाओ, तो वेक्टर का जिस भी लाइन के साथ एंगल दिखे उधर कोस लिख देना, दूसरी साइड में साइन दे देना। एंगल रिक्वायरमेंट पे होगा कि एक्स के साथ है या वाई के साथ है, किसी और के साथ है, जिस भी लाइन के साथ एंगल हो उसमें कोस, उसके परपेंडिकुलर साइन। ये इस तरीके से इसका यूज है। और अब एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब देखो सारा वेक्टर का काम कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है, सारा वेक्टर का काम कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। भाई कंपोनेंट तो हर जगह आएंगे आगे चल के। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं पहले एक्स वाई के हिसाब से ले रहा हूं, फिर मैं और ले लूंगा। मान लो मैंने एक फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, और फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, और ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक, अब ये कह रहा है कि भी इस फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट बताओ, इस फोर्स का एक वाई कंपोनेंट बताओ। 100 न्यूटन का फोर्स है, एंगल 60 डिग्री एक्स के साथ है, ये कह रहा है इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताओ। तो मैं इसका यहां कंपोनेंट निकालूंगा एफ एक्स, वो होगा एफ कॉस 60। यहां कंपोनेंट निकालूंगा एफ वाई, एफ साइन 60। तो इधर एफ cos 60, इधर एफ साइन 60। तो एक्स कंपोनेंट क्या आ गया मेरे पास, 100 cos 60 होता है 1/2, तो 50 न्यूटन। एफ वाई क्या आएगा मेरे पास, 100 साइन 60 √3/2, तो 50 √3। ये मेरे कंपोनेंट्स आ गए। हमें मैक्सिमम इस तरीके से कंपोनेंट निकालने होते हैं कि रिजोल्व करना है, इसको कहते हैं रिजोल्व कर लो जी, कंपोनेंट निकाल लो इसके एक्स वाई, या कोई भी दो डायरेक्शन दे देगा भी इसका एक कंपोनेंट यहां एक कंपोनेंट यहां। एक्स वाई लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक्स वाई तो मैं शुरू में समझाने के लिए लिख रहा हूं। कोई भी दो लाइन मिलेंगे आपको तो कहेगा एक इस लाइन पे कंपोनेंट, एक इसके परपेंडिकुलर, यूं कहेगा एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर। बस इस तरह कंपोनेंट निकालने होते हैं। कोई भी हो सकती है वो डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शंस हो सकती है। अरे दोनों 50 कैसे आ गए, बोथ कंपोनेंट और 50, दोनों कंपोनेंट 50 दिख रहे हैं। एक 50 है, एक 50 √3 है, एक 50 है, एक 50 √3 है। एक बच्चा दिख रहा है, दोनों 50 आएंगे जी। 50 क्यों आएंगे? और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखो इसका यूज, अच्छा मैं शुरू में फोर्स के एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मुझे अगले चैप्टर में ना फोर्स में बहुत यूज करना है। मैं फोर्स के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि अगले चैप्टर में ना, अगली यूनिट में, थर्ड यूनिट में फोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट देने पड़ेंगे अपने, इसलिए मैं एग्जांपल भी फोर्स की टर्म में ले रहा हूं ताकि वहां आपको नई चीज ना लगे। तो वैसे कंपोनेंट किसी के भी हो सकते हैं, वेलोसिटी के, फोर्स के, मोमेंटम के, किसी के भी हो सकते हैं। मैं फोर्स के एग्जांपल पे एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि यूज इसका ज्यादा करना मुझे अगली यूनिट में सारे आना है। जैसे कहता भी मान लो एक बॉडी पर हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये एंगल 30 डिग्री है। ये कहता जी हमने एक बॉडी पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसने ओरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, ओरिजेंटल के साथ 30 डिग्री। ये कहता फाइंड दी ओरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये कहता फाइंड दी ओरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यूं बोलेगा। तो बेटा ओरिजेंटल कंपोनेंट निकालने का मतलब यहां निकालो, और वर्टिकल का मतलब यहां निकालो। तो ओरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट पूछा, तो एक कंपोनेंट यहां वो क्या बनेगा, 200 cos 30, यहां 200 sin 30, यहां 200 cos 30 हो जाएगा, यहां 200 sin 30 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 30 आपने इसके साथ दिखा रखा है। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया, ओरिजेंटल कंपोनेंट cos 30, तो ये होगा 100 √3 न्यूटन। ये कितना हो गया, 100 न्यूटन। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स ले रहा हूं जो आपको कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत पड़ने वाली है कि आपको एंगल दिया होगा, एंगल ये आपको स्टेटमेंट से पता करना है कि कौन किसके साथ एंगल बनाना है, और उठा के कंपोनेंट रिजोल्व करके निकाल देना है। सबसे पहले मुझे बताओ
आपसे एक चीज पूछता हूं पहले मैं, आप मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट बताओ पहले, जल्दी बोलो भाई, फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। किसी भी बॉडी का वेट जो होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट? कौन बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी बोलो। बताता हूं, आप लिख लो। डायरेक्शन ऑफ वेट, डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ द वेट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ वेट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये बोलो, या तो बोलो वर्टिकली डाउनवर्ड, पूरा केवल डाउनवर्ड मत बोलना, केवल डाउनवर्ड का कोई मीनिंग नहीं फिजिक्स में, वर्टिकली डाउनवर्ड, या बोलो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, या टुवर्ड द, या वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का भी मीनिंग वो होता है फिजिक्स में, जिसको टेक्निकल नॉलेज होगी समझ जाएगा वो, वर्टिकली डाउनवर्ड या टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, ये बोलना है आप लोगों ने। तो इसी, अभी मैं वेट को रिजोल्व करूंगा। वेट एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को आप रिजोल्व कर सकते हो। हाँ, आकाश मेरा का आंसर सही था। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं वेट को रिजोल्व करने का, ये बहुत काम आएगा, अगला एग्जांपल बहुत काम आएगा, मैं कह रहा हूं बीसियों बार अगली यूनिट में यूज होगा। क्या एग्जांपल वो देख लो। ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक इंक्लाइंड सरफेस, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ना। कुछ बच्चों ने डाउनवर्ड बोला था, पूरा डाउनवर्ड बोल रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड या टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये दो वर्ड को सही प्रैक्टिकल है। अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मेरे ख्याल से सभी समझते होंगे, जो बच्चे ना फिसलते हुए नीचे आते हैं, एक सरफेस सा बना होता है स्कूल वगैरह में, झूला सा होता है जिसमें बच्चे, झूला तो क्या है, बच्चे उसमें फिसल के नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। अब मेरा क्वेश्चन सुन लो, इस पर ध्यान दो। मान लो इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी इस पर रखी हुई है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि भी इस बॉडी के वेट को रिजोल्व करो, इस बॉडी के वेट को रिजोल्व करो, ये क्वेश्चन आएगा। तो वेट एक फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हो। तो पहले तो मैं इसका वेट दिखाऊं, रिजोल्व तो तब करूंगा जब मुझे इसकी वेट की डायरेक्शन पता होगी। तो पहले मैं इसके वेट की डायरेक्शन बनाता हूं, ये होगी वेट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट की डायरेक्शन होगी। सुनते जाना मेरे, एक मिनट है मेरे पास, क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, रिपीट करवाओगे तो कल करूंगा फिर मैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखी थी, इसने बोला इसके वेट को रिजोल्व करना है, तो पहले मैंने इसकी वेट की डायरेक्शन दिखाई, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैं इसका एक कंपोनेंट निकालूंगा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने लाइन बनाई, तो मेरे को ये कहेगा भी एक कंपोनेंट तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है और एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल निकालना है। मेरे को इसने कहा भी इसके वेट का एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर निकालो और एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल निकालो। तो ये जो मैं कंपोनेंट निकालूंगा, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होंगे। तो बेटा मुझे इसके वेट का कंपोनेंट एक तो यहां चाहिए, एक यहां चाहिए। अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा बनेगा। मेरे ख्याल से इतनी ज्योमेट्री सब बच्चों को आती है कि ये थीटा है तो ये थीटा क्यों बनेगा, मैं बता भी देता हूं। ये थीटा है तो ये तो हो गया 90, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। देखो सुनो मेरी बात को, मैं इसको करूं, ये थीटा है तो ये थीटा क्यों, ये पहले ये बात सुन लो, कोई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये थीटा तो ये थीटा क्यों, पहले ये सुन लो। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल इधर 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 वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा बचेगा। नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा बता दूंगा, पहले सुन देख लो बस, मेरे ख्याल से तो आसान सी चीज है। तो ये थीटा तो ये एंगल थीटा हो गया। अब वेट का एंगल इस लाइन के साथ थीटा है, वेट होता है mg, वेट क्या होता है mg, इसका इसके साथ एंगल थीटा, तो यहां कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, यहां कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। इस लाइन के साथ एंगल थीटा है तो यहां कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, इस लाइन के साथ एंगल है तो यहां आ गया mg sin थीटा। एक कंपोनेंट mg cos थीटा ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो गया mg sin थीटा। तो ये जो दो कंपोनेंट मैंने बना के दिखाए ना, आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा बना दूंगा मैं, लेकिन ये कंपोनेंट बार बार यूज होंगे। मतलब फिजिक्स में इंक्लाइंड प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंक्लाइंड प्लेन का बार बार आते हैं ये। तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट, एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उसमें ये नीचे वाला एंगल अगर आपको थीटा दे रखा है तो वहां से थीटा बना के
परपेंडिकुलर के साथ mg cos थीटा लिख दो और पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा लिख दो। मेरे ख्याल से अभी तक का जो बात बताई वो समझ में आई। बाकी जो चीज नहीं समझ में आएगी कल मैं रिपीट कर दूंगा।